हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में कि आरबीआई क्या है, आरबीआई की इतिहास क्या है, आरबीआई की स्थापना क्यों की गई और आरबीआई के बारे में क्या क्या कार्य हैं और आरबीआई में कितना रुपये लगाया गया था, सब कुछ बात करेंगे। तो कम समय में अगर आप चाहते हो कि अपने अच्छे जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जो 100% पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हम इस वीडियो में बताएंगे और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपके समय को ना खराब करते हुए बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई को कभी कभी लोग बैंकों का भी बैंक कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, कभी एग्जाम में भी आता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो ये एक प्रश्न बन जाएगा आपका, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई एक्ट आया था 1934, इसे कहते हैं। ये एक्ट कौन सा था? तो इस एक्ट के बारे में बताएंगे। 1926 में एक आया था एक्ट, जिसे हमने कहा था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन, लेकिन रॉयल कमीशन की जगह अब क्या हुआ, रॉयल कमीशन को ही यंग हिल्टन कमीशन भी कहते हैं। तो इसने एक राय दी अपने कि भारत में पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे बहुत सारे बैंक थे। तो यंग हिल्टन कमीशन आया, इसने बोला कि हो सकता है आर्थिक मंदी आए या फिर देश में कोई ऐसी आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी तो देश में जो छोटे छोटे बैंक हैं वो कोलैप्स्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इन सब का जो नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा बैंक यानी केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो 1926 में क्या हुआ, इसने ये अपनी राय दी, लेकिन 1926 में इस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। फिर 1930 के आसपास कुछ ऐसी देश में हलचल हुआ, आर्थिक हलचल हुई, जिससे बहुत छोटे छोटे बैंक जो थे वो कोलैप्स्ड हो गए। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बैंक कोलैप्स हो गए। तो उसके बाद 1934 में इसी एक्ट पर फिर से विचार किया गया। 1934 की एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हो गई। अब इसमें पूछेंगे स्थापना हुई तो कितने पैसे लगाए गए इसमें? तो इसमें 5 करोड़ की धनराशि लगाई गई। 5 करोड़ रुपए लगाए गए। अब 5 करोड़ रुपए के सारे सरकार ने दिए थे, तो इस पर भी सवाल उठता है। तो सारे रुपए सरकार ने नहीं दिए थे, जैसे अलग अलग जगह से रुपए आए थे, छोटे छोटे सेक्टर बैंक थे। तो 14 लाख के आसपास जो रुपए थे वो आरबीआई में सरकार के थे, भारत सरकार। बाकी बचे हुए जो छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उनके रुपए थे। तो सबसे बड़ा सवाल आता है सरकार के पास, अगर किसी बैंक को हमने केंद्रीकृत बैंक बना दिया लेकिन उसका नियंत्रण ही हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी बैंक बनाने का क्या फायदा? तो फिर क्या हुआ, इसका जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका पहले हेडक्वार्टर था, जब 1935 में बना तो कोलकाता में इसका मुख्यालय था। तो 1937 तक ये कोलकाता में रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1937 के बाद यहाँ आ गया मुंबई में, जो आज तक मुंबई में ही है। अब सरकार के पास दूसरा सवाल ये था कि इसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण क्यों करना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लोग पूछते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बता देंगे 1 जनवरी 1949। लेकिन पता भी तो होना चाहिए राष्ट्रीयकरण होता क्या है। मैंने अभी बताया था आपको कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 5 करोड़ रुपए की धनराशि से हुई थी। उसमें 14 लाख के आसपास के रुपए जो भारत सरकार ने दिए थे, बाकी जो बचे हुए पैसे थे मतलब छोटे छोटे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उनके थे। तो उसमें आरबीआई को निर्णय या सरकार को निर्णय लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए कोई भी बैंक है जो सरकार में विलय, सीधी सी बात है, सबको छोड़ छाड़ के ये समझ लो सरकार के में विलय होना ही राष्ट्रीयकरण होता है। तो सारे जो शेयर थे छोटे छोटे बैंकों के धीरे धीरे करके 1935 से लेकर 1949 तक भारत सरकार ने खरीद लिए, जो भी छोटी छोटी बैंक थी। तो इस तरीके से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। अब राष्ट्रीयकरण हो गया, अब इसमें कोई इसको चलाने के लिए हेड भी तो होगा। तो इसमें हेड होता है, जैसे किसी कंपनी के एमडी एंड सीईओ होते हैं। आपने सुना एमडी सीईओ, गूगल के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ। एक वो नाटक भी आता है, वो स्टोरी टीवी वगैरह वाले, उनमें ज़्यादातर दिखाए जाते हैं गरीब लड़का होता है, कोई वो किसी कंपनी का सीईओ होता है, कोई किसी कंपनी का सीईओ होता है। तो वो सीईओ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो गवर्नर होता है। तो भारत में जो सबसे पहले गवर्नर थे वो थे आरबीआई के ऑसबॉर्न स्मिथ। वो अंग्रेजी सरकार थी तो उस समय ऑसबॉर्न स्मिथ बने। तब दूसरा सवाल ये भी आता है कि आरबीआई के जो भारतीय थे वो कौन गवर्नर थे? तो वो थे सीडी देशमुख। ये तो अंग्रेजी थे, ये इंग्लिश इंग्लिश हुकूमत के थे। ठीक है। उसके बाद एक जो गवर्नर बनेगा जब भारत आज़ाद होगा, तो उसके बाद जो या फिर आज़ाद होगा जो फिर इंडियन बनेगा, तो इंडियन कौन थे? सीडी देशमुख। ये भी आप याद रखना। ठीक है। तो ये भी सवाल आते हैं, और ये जो सवाल हमने इस पीपीटी में लगाए हैं वो सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। मैं अगली वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, पहले तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आगे की। इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है।
यंग हिल्टन कमीशन 1926 में, अभी बता दिया आपको, 1926 में ये गठित हुआ था यंग हिल्टन कमीशन, इसकी सिफारिश। फिर आरबीआई की एक्ट आई 1934 और काम शुरू हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट हो गया, जो हमने अभी वीडियो में बात कर ली है। अब बात करते हैं इसमें आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, संरचना क्या होती है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हो गया, ठीक है। और इसमें जो मेन बोर्ड होता है, जो अभी हमने बताया था एमडी एंड सीईओ होते हैं किसी कंपनी के, तो इसमें गवर्नर होता है। मेन भी बोर्ड जो होता है इसे कहते हैं सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड में क्या होता है, गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो उसके कार्य को संभालते हैं। अगर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एक गवर्नर और उसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो, गवर्नर का कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित होता है, इसका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर जो हमने अभी बता दिए, क्योंकि उनके जो काम की देखरेख करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कि आरबीआई के मुख्य कार्य क्या होते हैं। अक्सर कर आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई का कार्य कि पैसा छापना। तो आरबीआई एक साथ बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छाप देती, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारा पैसा अगर छाप दिया जाएगा तो देश में और ज़्यादा गरीबी आ जाएगी। अब आप ऐसे समझो, आप बाजार में गए, सभी के पास 10-10 हज़ार रुपये हैं, और आपके पास भी 10,000 रुपये हैं, कोई गरीब है उसके पास भी 10,000 रुपये हैं, और जो रिक्शा चला रहा है उसके पास भी 10-10 हज़ार रुपये हैं। अब 10-10 हज़ार रुपये जब हैं तो 10,000 रुपये की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर इसी तरीके से अगर आरबीआई बहुत सारे नोट छाप देगी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उस हिसाब से एक मौद्रिक नीति होती है, उसका निर्धारण करता है, और देश में कितने रुपए की ज़रूरत है उसी हिसाब से रुपए छापती। मान लें देश में 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, कि अगर हम 200 करोड़ रुपए छाप देंगे तो देश में जो मंदी है या महंगाई है इसको नियंत्रण किया जाता है, तो उसी हिसाब से रुपए छापे जाते हैं। इसलिए ये आपने ध्यान से निकाल देना कि आरबीआई एक साथ बहुत सारे रुपए छाप देगी तो देश बहुत अमीर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं। एक तो मौद्रिक नीति समिति होती है, उसके कार्य होते हैं जिसमें क्या होता है, महंगाई, आर्थिक स्थिरता और मॉनेटरी पॉलिसी। आर्थिक स्थिरता, महंगाई वही है, देखेगा कि देश में कितनी मांग है उतने ही हमें पैसे छापने चाहिए और उतने ही पैसे बाजार में उतारने चाहिए। तो ये महंगाई और आर्थिक स्थिरता को लागू करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी लागू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो इस सबको ऑब्जर्व करती है कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना पैसा जरूरी है। फिर दूसरी बात करते हैं कि मुद्रा प्रबंधन। ये तो सब लोगों ने सुना, ये सारे जो नोट हैं आरबीआई छापती है। तो आज जो 1 रुपये का नोट होता है वो भारत सरकार जारी करती है, बाकी जितने भी नोट हैं वो आरबीआई जारी करती है। और आरबीआई, आपका एक सवाल और होगा कि सबसे अधिकतम कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकती है। तो आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये तक का नोट जारी कर सकती है, और इस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे। किसके साइन होंगे? साइन ऑफ आरबीआई गवर्नर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, बैंकों का नियमन करता है। मान लिया कोई भी बैंक अगर बनना चाहेगी तो सबसे पहले उसे आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, उसका लाइसेंसिंग करना पड़ेगा, देखेगा ये पब्लिक के लिए वेलफेयर है या फिर कोई फ्रॉड है, ये सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। और केंद्र एवं राज्यों सरकारों की जो बैंक हैं उनके कार्यों को संभालना इसका कार्य होता है, ठीक है। और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी बैंकों का जो नियंत्रण है वो आरबीआई करता है। फिर क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज जो भी आता है, जैसे मान लिया आपने तेल लेना है दुबई से, आपको दुबई से तेल लेना है तो वहाँ तो दिरहम चलता है, या फिर दुबई वालों को यहाँ से इंडिया से कुछ भी लेना है तो यहाँ रुपये चलता है। तो जो मुद्रा नोट है इसको एक्सचेंज करने का भी काम क्या कौन करता है, आरबीआई करता है। जैसे एनआरआई हैं, कोई अमेरिका में डॉलर कमा रहे हैं, तो वो जब इंडिया आएंगे तो उन्हें रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया में डॉलर नहीं चलता है। तो ये काम भी आरबीआई का ही है। तो एक फेरा करके एक्ट आता था, फेमा था, अब उसका नाम फेरा हो गया, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि फेमा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत फॉरेक्स मैनेजमेंट की भूमिका भी आरबीआई के कार्य हैं। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं। अब आगे की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा नोट जारी करता है। ये तो हमने आपको बता दिया कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो भारत सरकार जारी करता है, और उस पर साइन किसके होते हैं। जैसे जो 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उन पर साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, लेकिन 1 रुपये का जो सिक्का है उस पर होते हैं वित्त सचिव, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो वनडे एग्जाम है उनमें ये भी सवाल पूछा जाता है। और
नोटों की वैधता आरबीआई एक्ट से संबंधित कानूनी प्रावधान से जुड़ी हुई है ये बात। अब बात करते हैं, ये होती है रेट तय करती है बैंक, मौद्रिक नीति पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति पॉलिसी बनाती है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है आरबीआई बैंकों पे लेता है, जैसे किसी बैंक को पैसे जमा करने होते हैं आरबीआई में तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एक रेपो रेट होता है मतलब बैंकों से आरबीआई रेट इंटरेस्ट लेता है, और कुछ बैंकों के पास मान लो अधिक पैसा हो गया, अब उसने कहा मैं अपना पैसा कहाँ रखूंगी, तो उसने आरबीआई को रख दिया, लेकिन तो आरबीआई क्या कहेगा कि हम पैसा तभी रखेंगे आप हमें इतने परसेंट ब्याज दोगे, तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर का नगद आरक्षित करना, एसएलआर, इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है। लिक्विड एसेट्स होते हैं, जैसे जो दिखते नहीं है आसानी से वो लिक्विड एसेट्स होते हैं, उनका काम भी आरबीआई का ही होता है। अब आगे की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना मौद्रिक, ये तो बता दिया था। अब ये बैंकिंग रेगुलेशन करता है। बैंकिंग रेगुलेशन कैसे, वो आपको बताया था कि ये बैंकों के लिए लाइसेंस निर्धारित करता है और ये पता करता है ये बैंक पब्लिक सेक्टर के लिए वेलफेयर है या कोई फ्रॉड है, या इसमें कितना पैसा होना चाहिए तब आप एक बैंक बना सकते हो। ये सारे जो नियम है आरबीआई एक्ट में लिखे हुए हैं तो उसके तहत होते हैं। ये फेमा का बता दिया 1949 में। फिर ये पेमेंट सेटलमेंट के जो कानून है, पेमेंट सेटलमेंट के कानून जैसे यूपीआई, एनईएफजीटी जो भी हैं, आरटीजीएस जितने भी हैं, उनका काम भी कौन करता है? मान लिया आपने सुना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक, तो एयरटेल पेमेंट बैंक बन तो गई, हो सकता है वो ग्राहकों का पैसा लेके भाग जाए, तो इसलिए पहले आरबीआई इसे क्रॉस चेक करेगी कि ये जो संस्था है वो जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए अच्छी है या फिर ये उनके लिए कुछ गलत प्रभाव के कारण, मतलब गलत सोच के कारण आई है, तो उसका जो लाइसेंसिंग करेगा वो आरबीआई करेगा। और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस व्यवस्था है वो भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। जो हमारे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनका भी जो लाइसेंस है वो कौन देगा? आरबीआई ही देगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो हमने इस हिसाब से लगाए हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो। और नाबार्ड की जो स्थापना है, नाबार्ड जो कृषि के लिए जो वित्त दिया जाता है, जैसे कोई किसान वित्त लेता है तो नाबार्ड, नाबार्ड की जो स्थापना हुई 1982 में हुई, किससे हुई? एक ये सवाल आता है, शिवरमन समिति। अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें क्योंकि थोड़ा स्क्रीन छोटी है, तो शिवरमन समिति से नाबार्ड की स्थापना हुई। सिडबी, सिडबी की स्थापना हुई जो छोटे स्मॉल बिजनेस करते हैं, जैसे आपने कोई छोटा सा दुकान खोला, उसके लिए अगर आपको लोन लेना है तो उसका भी जो रूल रेगुलेशन तय करता है वो आरबीआई करता है। फिर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिटेल पेमेंट जो होते हैं जो ऑनलाइन। फिर आ जाता है डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस सिस्टम जैसे जो रेगुलेटरी सिस्टम है, इको सिस्टम में अहम भूमिका है। मतलब ये पता करना है जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ये लीगल हैं या फिर इनका कुछ और इरादा है, इसलिए आरबीआई इनको व्यवस्थित करता है और आरबीआई इनको लाइसेंसिंग करता है। अब बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन कौन थे। सबसे पहले ओसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है, सबसे पहले जो गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद भारतीय गवर्नर मैंने आपको बताया ये थे सीडी देशमुख। उससे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रमुख नाम जो है और जो सबसे ज़्यादा दिनों तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं वो रहे हैं सीडी देशमुख। और इसमें दो सवाल आते रहते हैं कि पहले गवर्नर और इंडियन गवर्नर, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर उसमें पूछा हुआ पहले तो फिर ओसबॉर्न स्मिथ करना पड़ेगा आपको। अगर आपने उसने पूछा कि इंडियन गवर्नर कौन है तो इंडियन कौन है? सीडी, इंडियन गवर्नर जो हैं वो हैं सीडी देशमुख। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आरबीआई की जरूर ये तो हमने आपको पढ़ाई दी। आरबीआई सरकार का बैंकर पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट और आर्थिक नीति संबंध करता है। जो आर्थिक नीति होती है सरकार के लिए वो भी आरबीआई बनाता है। आरबीआई भारत को केंद्रीय बैंक है जो कमर्शियल बैंक नहीं है, मतलब ये सेंट्रल बैंक है, ये नहीं है कि किसी बिजनेस पर्पज से बनाया गया हो, इसलिए ये सरकारी बैंक है, ठीक है। कभी भी आप सोचो कि ये बिजनेस पर्पज से बनाया गया। अब एक लाइन में आपको समझा देते हैं वन लाइनर करके कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता था। 1937 में मुंबई हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1949। राष्ट्रीयकरण आपको हमने समझा दिया क्या होता है। पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख जो भारतीय थे, देखो ये लिखा है ना भारतीय गवर्नर। और अगर वो पूछे पहले गवर्नर तो ओसबॉर्न स्मिथ, केवल भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख। उसके बाद 1 रुपये का नोट था जो भारत सरकार छापती है, इस पर साइन होते हैं वित्त सचिव के। इसे कहते हैं आरबीआई जो है बैंकरों का बैंक है और बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अंडर बैंकों का बैंक है।
उसकी एक्ट क्या है, आरबीआई एक्ट 1934, मुंबई स्थानांतरण 1937 में हुआ। पहले गवर्नर कौन थे, देखो आ गया सर ओसबोर्न स्मिथ, यानी पहले गवर्नर और ये थे भारतीय गवर्नर। देखो अंतर है इनमें। मुख्यालय मुंबई में, सिक्के भारत सरकार। फैमा 1999 में, फैमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसे बाद में फेरा कर दिया गया। अब देखो ये एमसीक्यू हमने आपको लगा रखे हैं इस वीडियो में भी, और आप प्रीवियस ईयर ये जो भी हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, अब आप उसको कमेंट में बताना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये सारे प्रश्न इसमें आंसर दे रखा है, लेकिन आपको ये याद रखना है। आरबीआई का मुख्यालय। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आरबीआई से रिलेटेड जो भी आप ये सारे जो प्रश्न हैं इनका आंसर आप खुद ही दोगे अपने अपने कमेंट में। देखो ये आरबीआई के प्रश्नों के जो पॉइंट वाइज हमने इसका भी एक बनाया है पॉइंट वाइज। देखो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई एक्ट 1934, पहला मुख्यालय 1937 तक रहा, फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर, ये सारे प्रश्न आते रहते हैं। आरबीआई के मुख्य कार्य, ये सारे जो प्रश्न आते हैं इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी आते रहते हैं। अब आपके लिए सर ये प्रश्न है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी, तो इसका मुख्यालय कब कब स्थानांतरित किया गया, इसके बारे में आपको अपनी कमेंट में राय देनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने पॉजिटिव कमेंट करें, और जो भी आपको इसमें बदलाव चाहिए मैं आपके लिए करता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं ऐसी पीपीटी बना के लाया जिससे आप कम समय में बहुत कुछ सीख सकें और इधर उधर ना भटकें, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।